अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है लेज़र। लेज़र इज़ एन एक्रोनियम ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। यानी लेज़र इन 5 लफ्ज़ों के पहले पहले स्पेलिंग से मिलकर बना हुआ है। तो इनका मुखफ़्फ़ कह लें तो लाइट का एल लिया गया है, एम्प्लीफिकेशन का ए लिया गया है, स्टिमुलेटेड का एस लिया गया है, एमिशन का ई और रेडिएशन का आर लिया गया है। तो लेज़र वर्ड बना है। तो देखा जाए तो ये जो लफ्ज़ है लेज़र, इसकी जो तशरीह है, इसका जो पूरे लफ्ज़ हैं, यही इसकी डेफिनेशन है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस, कि लाइट को एम्प्लीफाई कर देना, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक बढ़ा देना, जो अभी हमने देखनी है। और किस प्रोसेस के ज़रिए बढ़ती हैं ये स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन से बढ़ती हैं। तो इस तरह से लेज़र की ये डेफिनेशन भी हो जाती है। तो लेज़र की क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसे आम लाइट से मुमताज़ करती हैं? वो 4 बेसिक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि लेज़र लाइट इंटेंसिटी में आम लाइट की निस्बत बहुत हाई होती है, कि लेज़र लाइट इज़ एन इंटेंस लाइट। और सेकंड वन ये होता है कि लेज़र लाइट मोनोक्रोमैटिक भी होती है, यानी लेज़र लाइट में सिंगल वेवलेंथ या सिंगल कलर होता है। मोनो मीन्स वन, सिंगल, एंड क्रोमैट का मतलब वेवलेंथ होता है या कलर होता है। इसी तरह से लेज़र लाइट की डिस्पर्शन नहीं होती, ना होने के बराबर होती है, आम लाइट के मुकाबले में बहुत कम होती है। यानी ये यूनिडायरेक्शनल होती है, इसको जिस तरफ फोकस किया जाए, जिस तरफ फेंका जाए, ये सीधी उसी लाइन में चलती जाती है। इसमें जो डिस्पर्सिव इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत कम होते हैं। और नंबर 4 है कि कोहेरेंट बीम होती है ये, यानी इस लेज़र बीम के अंदर मौजूद डिफरेंट रेडिएशंस के दरमियान कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, जो कंटिन्यू करता है, जो हो थ्रू आउट द वेव, थ्रू आउट द बीम एक जैसा ही रहता है, उस पर कोई तब्दीली नहीं आती। तो आमतौर पर जो इसमें मेन 3 चीज़ें हैं, ये तो हम खिलौना लेज़र जो बच्चों के पास होते हैं उनमें भी ऑब्ज़र्व करते हैं, जिसमें इंटेंसिटी का हाई होना है, जिसमें मोनोक्रोमेटिसिटी है, जिसमें यूनिडायरेक्शनल एस्पेक्ट है इसका। ये तो हम बिल्कुल बच्चों के पास जो खिलौना लेज़र होते हैं उनमें भी हम बड़ी आसानी से ये चीज़ें ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल पर जाते हैं। तो वर्किंग इसकी मेन 2 स्टेप्स में, 2 प्रोसेसेस से मुकम्मल होती है, जिसमें पहला है स्टिमुलेटेड एमिशन। और स्टिमुलेटेड एमिशन को कामयाब करने के लिए हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन भी चाहिए होती है। तो इन दोनों स्टेप्स को हम बारी बारी यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होगी। तो स्टिमुलेटेड एमिशन की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें पहले 2 और डेफिनेशंस भी करना होंगी। यहाँ हर चीज़ के अंदर, हर बात के अंदर बात है, और इन सब बातों को अलग-अलग से हमने डिस्कस करना है, समझना है, और इस तरह से प्रोसेस मुकम्मल हम डिस्कस कर पाएंगे। तो स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए पहले हमें इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस एमिशन से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, जिसमें हमारे पास एक सैम्पल ऑफ फ्री एटम्स हैं, जिनकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी E1 है और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी E2 है। तो यहाँ आपके सामने ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड लेवल और एक्साइटेड लेवल आपको दिखाया हुआ है। तो E1 ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, E2
एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है। तो इसमें जब किसी भी एटम के ग्राउंड स्टेट में वो हो, ग्राउंड स्टेट में एक एटम कोई इंसिडेंट फोटॉन एब्जॉर्ब करे, कोई लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब करे, तो वो एटम वो एनर्जी लेकर एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। बेसिकली यहाँ ये होता है कि उस एटम का कोई इलेक्ट्रॉन है जो एब्जॉर्ब करता है इनकमिंग रेडिएशन को, और वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, जो एक्साइटेड लेवल होता है, जो एक्साइटेड स्टेट होती है। तो यहाँ चूँकि बल्क में हमने एटॉमिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है, इसलिए लेज़र को जब भी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ हम एटम को ग्राउंड स्टेट और एटम को एक्साइटेड स्टेट में हम डिस्कस करेंगे, पूरे एटम की बात किया करेंगे। तो इसलिए इस बारे में हमें क्लियर रहना है कि एटम, कोई भी एटम जब ग्राउंड स्टेट में एक इंसिडेंट फोटॉन एब्जॉर्ब करता है जिसकी एनर्जी श्योरली बराबर होगी इन दो एनर्जी लेवल्स के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर, तो वो एटम वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट होता है और हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। तो इस तरह से बाहर से आने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया एटम ने और वो एक्साइट हुआ, इस वजह से इसको हम इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं कि इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, आने वाले फोटॉन ने ये एब्जॉर्प्शन का अमल किया है और एटम को एक्साइट किया है। तो ये याद रखने की बात है कि कोई भी एटम, ये नेचुरल टेंडेंसी होती है कि दुनिया में हर चीज़ ग्राउंड लेवल पर रहना चाहती है, अपनी ग्राउंड स्टेट में रहना चाहती है। एनर्जी का एस्पेक्ट है तो वो अपनी मिनिमम एनर्जी जहाँ स्टेशनरी लेवल उसका आ जाता है, वहाँ वो उसको बरकरार रखना चाहता है। तो एटम्स का ग्राउंड लेवल पूरा होना मतलब ये होता है कि वो अपनी लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स जो हैं उनको फिलअप रखता है, और हायर एनर्जी स्टेट्स को, हायर एनर्जी लेवल्स को, उसमें अगर कोई वैकेंसी बनती है तो वो बनेगी, लेकिन वो अपनी लो एनर्जी स्टेट्स जितनी भी हैं, यानी न्यूक्लियस के पास वाले शेल्स को वो हमेशा फिल करके रखेगा। तो इसी तरह से जब बाहर वाली एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो एटम एक्साइट हुआ, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन का अमल हुआ, तो वो एक्साइटेड स्टेट में अब ज़्यादा देर नहीं ठहरेगा, वो सिर्फ एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁸ सेकेंड रुकेगा और उसके फ़ौरन बाद वो डी एक्साइट हो जाएगा। यानी वो एटम जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट हुआ था, ऊपर वाले लेवल में गया था, 10⁻⁸ सेकेंड के बाद उतनी ही एनर्जी एमिट करके वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। यानी वो इलेक्ट्रॉन जो किसी ग्राउंड स्टेट से जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में गया है, वही इलेक्ट्रॉन या उसकी जगह कोई और इलेक्ट्रॉन वहाँ से वापस ग्राउंड स्टेट में फ़ौरन आ जाएगा 10⁻⁸ सेकेंड गुजरने पर। यानी एटम एक्साइटेड स्टेट में सिर्फ इतना टाइम रहेगा और उसके बाद वो डी एक्साइट होगा, और डी एक्साइटेशन के प्रोसेस में वो उतनी ही एनर्जी एमिट कर देगा जितनी वो एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में गया था। यानी दोनों लेवल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटॉन वहाँ से एमिट हो जाएगा। इसको हम स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। तो दूसरा ये होता है कि हम स्टिमुलेटेड एमिशन भी करवा सकते हैं, यानी हम एमिशन के प्रोसेस को ट्रिगर भी कर सकते हैं। वो ऐसे होता है कि अगर इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन के नतीजे में जब एक एटम एक्साइटेड स्टेट में मौजूद हो और अभी वो वापस ना आया हो ग्राउंड स्टेट में, और हम उसके पास एक और उतना ही फोटॉन भेज दें जिस फोटॉन की एनर्जी उन दोनों लेवल्स यानी ग्राउंड स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट की एनर्जी की डिफरेंस के बराबर एनर्जी उस फोटॉन की हो, तो अब वो फोटॉन उसको डी एक्साइट करने के लिए ट्रिगर करेगा, ट्रिगर का रोल प्ले करेगा, कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा यहाँ पे, और
उस एटम को डी एक्साइट करवा देगा और खुद उसने 10⁻⁸ सेकंड के बाद डी एक्साइट होना था, लेकिन इस फोटान की वजह से वो इससे पहले भी डी एक्साइट हो सकता है। और जब वो डी एक्साइट होगा तो एक फोटान उस डी एक्साइटेशन के नतीजे में निकलना है। तो इस तरह से ये दो फोटान हो जाएंगे, एक इनकमिंग फोटान जिसने ट्रिगर का काम किया है, जिसने कैटलिस्ट का काम किया है, और जिसके कैटालिटिक इफ़ेक्ट की वजह से जो डी एक्साइटेशन का अमल हुआ है, एक उस डी एक्साइटेशन के प्रोसेस की वजह से यहाँ से फोटान निकला। तो ये दोनों फोटान बिल्कुल एक जैसी एनर्जी के होंगे, दोनों की एनर्जी इन दोनों शेल्स की, इन दोनों लेवल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी, लिहाजा वो दोनों एक जैसे फोटान एक तरफ ही जा रहे होंगे, इंटरफियर करेंगे, नतीजतन एक स्ट्रॉन्ग फोटान सामने आएगा, स्ट्रॉन्ग वेव सामने आएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में। तो इसी तरह से अगर इसी लेवल को बढ़ा दिया जाए, हमारा टास्क है लेज़र को डिस्कस करना, लेज़र बीम प्रोड्यूस करना जो हाईली इंटेंस होती है, जो यूनिडायरेक्शनल होती है, कोहेरेंट होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है। तो उसके लिए एक आध एटम या 2-4 एटम, 10-15 एटमों से स्टिमुलेटेड एमिशन करवा देना, ये हमारा वो टास्क पूरा नहीं करेगी। लिहाजा हमें लेज़र हासिल करने के लिए, लेज़र जैसी बीम हासिल करने के लिए हमें एक और स्टेप पूरा करना होगा, और वो स्टेप होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन का गेन करना, यानी बहुत ज़्यादा एटमों को एक्साइट करना एक ही वक्त में और उनको फिर इकट्ठे स्टिमुलेटेड एमिशन करवाना। नतीजा क्या होगा कि यहाँ फिर बहुत सारे एटम इकट्ठे डी एक्साइट होंगे, एक तरह के बेशुमार फोटान्स निकलेंगे, वो सारे फोटान आपस में मिलके एक स्ट्रॉन्ग किस्म की लेज़र बीम फिर प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब है कि स्टिमुलेटेड एमिशन को समझ लेना सिर्फ इस हद तक ये लेज़र प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी नहीं है, इसके लिए कुछ और रिक्वायरमेंट भी है जिसकी तरफ हम बढ़ते हैं। और वो रिक्वायरमेंट है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन का हसूल। पहली बात यह है कि यहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन किसको बोला है हमने? दरअसल यहाँ हम नॉर्मल पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन को बोल रहे हैं। हमें पता है, जो शुरू में बात की, कि ये नेचुरल टेंडेंसी है कि एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में रहना चाहता है, वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता, अगर होगा भी तो फ़ौरन डी एक्साइट हो जाएगा। यानी नॉर्मल पॉपुलेशन जो होगी किसी भी जगह सैंपल में मौजूद एटम्स की, उसमें मेजॉरिटी जो होगी वो ग्राउंड स्टेट में होगी, कोई 2-4 एक्साइटेड स्टेट में हो सकते हैं। यानी E2 एक्साइटेड स्टेट है और E1 हमारी ग्राउंड स्टेट है। तो नॉर्मल पॉपुलेशन में जो ग्राउंड स्टेट में मौजूद एटम्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है और एक्साइटेड स्टेट में मौजूद एटमों की तादाद कम होती है। इसी तरह से पॉपुलेशन इन्वर्जन उसको कहते हैं कि अगर किसी आर्टिफिशियल प्रोसेस से हम एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा एटम हासिल कर लें और ग्राउंड स्टेट में एटमों की तादाद कम हो, तो ये होता है कि नॉर्मल पॉपुलेशन का उलट कर देना, पॉपुलेशन इन्वर्ट कर देना। यानी एक्साइटेड स्टेट में population inversion is the process in which the higher atoms in the higher energy state are more as compared to the atoms in the normal or low energy state, ground state. तो इसके लिए अब मज़ीद एक हमारे पास रिक्वायरमेंट है, हमारी कंडीशन है कि क्या पॉपुलेशन इन्वर्जन हासिल कर लेना इतना ही ईजी होता है? नहीं, पॉपुलेशन इन्वर्जन हासिल करना इतना इजी नहीं होता। हमने अभी देखा कि हमारी जो नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट होती है उसमें एटम का स्टेट टाइम 10⁻⁸ सेकंड होता है। तो ये इतना कम टाइम होता है कि इस टाइम में बहुत सारे एटम इकट्ठे एक्साइटेड स्टेट में हमें नहीं मिल सकते। यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन की अचीवमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट्स के केस में, क्योंकि नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट्स में जो स्टेट टाइम है एटम का वो बहुत कम होता है। तो इसलिए हमें फिर कुछ ऐसे एटम तलाश करना होते हैं जिनमें एक ख़ास किस्म की
एक्साइटेड स्टेट मौजूद होती है जिसको हम मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। और ये एक ऐसी एक्साइटेड स्टेट होती है इन विच एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन या एक्साइटेड एटम रिजाइड्स फॉर रिलेटिवली लॉन्गर टाइम, कि एक ऐसी स्टेट जिसमें एटम ज़्यादा देर तक एक्साइट रह सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो वो रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड के लिए वहाँ पर स्टे करेगा। दूसरे लफ्ज़ों में मेटास्टेबल स्टेट्स किसी हद तक स्टेबल स्टेट्स हो जाती हैं। एक्साइटेड स्टेट्स तो हैं लेकिन ये काफ़ी हद तक स्टेबल होती हैं। क्यों स्टेबल होती हैं? क्योंकि स्टे टाइम मेटास्टेबल स्टेट के अंदर किसी एटम का या इलेक्ट्रॉन का 10⁻³ सेकंड होता है। और अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट में एटम या इलेक्ट्रॉन का स्टे टाइम और मेटास्टेबल स्टेट में उनका स्टे टाइम, तो ये मेटास्टेबल स्टेट में वो 10⁵ टाइम्स मोर स्टे करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट्स। मतलब कि स्टे टाइम 1,00,000 गुना ज़्यादा हो जाता है मेटास्टेबल स्टेट के अंदर नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट्स के बजाय। तो इसका मतलब है कि मेटास्टेबल स्टेट्स नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो ऐसे तमाम एटम, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मेटास्टेबल स्टेट्स मौजूद होंगी वो हमारे लेज़र बनाने के लिए सूटेबल होंगे। क्यों? क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट्स तक हम एटम्स को एक्साइट करेंगे और ये टाइम काफ़ी होता है। तो इसका मतलब है कि काफ़ी सारे एटम्स को इकट्ठे इस स्टेट में एक्साइट किया जा सकता है। और जब काफ़ी सारे एटम्स को हम इस स्टेट में एक्साइट कर लेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम पॉपुलेशन इन्वर्जन फिर हासिल कर लेंगे, कि एक्साइटेड स्टेट्स में मोर नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे और ग्राउंड स्टेट में स्मॉल नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन फिर अचीव हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन इन्वर्जन हासिल करने के लिए ऐसे एलिमेंट्स हमारे लिए मुनासिब होंगे जिनमें मेटास्टेबल स्टेट होगी। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात और है कि मेटास्टेबल स्टेट तक किसी एटम को एक्साइट करने में एक प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट जो एक्साइटेशन है मेटास्टेबल स्टेट तक ये डिफ़िकल्ट होती है। तो इसका फिर हल ये किया जाता है कि अगर उस मेटास्टेबल स्टेट के फ़ौरन ऊपर उससे हायर एनर्जी में कोई और नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट हो तो हम एटम्स को उस लेवल तक एक्साइट करते हैं। और जब उस लेवल तक हम एक्साइट कर देते हैं एटम को तो वहाँ से फिर जिस तरह से यहाँ मैंने आपको दिखाया कि E1 ग्राउंड स्टेट है, फिर E2 मेटास्टेबल स्टेट है और E3 उससे ऊपर एक नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है। तो हम क्या करेंगे इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए कि मेटास्टेबल स्टेट को डायरेक्ट एक्साइट करना, यानी मेटास्टेबल स्टेट तक इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली एक्साइट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्साइट करेंगे E3 लेवल तक, जो E2 यानी मेटास्टेबल स्टेट के ऊपर एक नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है, उसको एक्साइट करना इजी होगा। तो इलेक्ट्रॉन वहाँ तक एक्साइट करेंगे, वहाँ से वो स्पॉन्टेनियसली 10⁻⁸ सेकंड बाद फॉल कर जाएंगे E2 स्टेट, जो कि मेटास्टेबल स्टेट है। जब इस स्टेट में वो फॉल करेंगे तो यहाँ पर उन्होंने लॉन्गर टाइम के लिए यानी 10⁻³ सेकंड तक टाइम के लिए स्टे करना है। इसका मतलब है जितने भी एटम थोड़े बाद में भी एक्साइट होंगे इस स्टेट तक वो भी वापस यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से फिर काफ़ी सारे एटम इस एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास आ जाएंगे और वो कंडीशन जो पॉपुलेशन इन्वर्जन वाली है वो अचीव हो जाएगी कि हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में काफ़ी सारे एटम मौजूद हो जाएंगे। और जब ये काफ़ी सारे एटम यहाँ एक्साइटेड स्टेट में मौजूद होंगे तो उन सब को हम फिर एक ट्रिगर फोटॉन भेजकर, जिस ट्रिगर फोटॉन का जो एनर्जी है वो इन दोनों लेवल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है, उसको भेजेंगे तो ये उन सारे एटम्स को डी एक्साइट होने के लिए ट्रिगर करेगा। और अगर वो सारे एटम, जिस तरह इस केस में हमने 3 दिखाए हैं कि 3 एटम हैं, वो तीनों को डी एक्साइट करेगा, वो तीनों डी एक्साइट होकर
N1 स्टेट में आएंगे, और जब वो तीनों नीचे आएंगे तो वो तीन अपना 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 फोटान तीनों एमिट करेंगे, और चौथा फोटान ये ट्रिगर वाला होगा, तो ये 4 फोटान फिर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये चारों फोटान मिलके एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बीम प्रोड्यूस कर देंगे। तो यहाँ हमने ये देखा कि अगर यहाँ 10 फोटान होते, 10 इलेक्ट्रॉन होते, वो सारे के सारे डी एक्साइट होते, तो 11 फोटान निकलते। अगर 20 होते तो 20 और 21 फोटान हो जाते। तो इस तरह से बल्क में जब एटम्स को आप एक्साइट कर लेते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद उनकी स्टिमुलेटेड एमिशन करवाते हैं, तो इस तरह से वो सारे स्टिमुलेटेड एमिशन के नतीजे में निकलने वाले सारे फोटान्स यूनिडायरेक्शनल हो जाते हैं, और वो फोटान फिर सारे मिलके एक स्ट्रॉन्ग किस्म की लेज़र बीम बना देते हैं। तो यहाँ एक और अमर याद रहे, हमने शायद इस एस्पेक्ट से डिस्कस नहीं किया कि स्पॉन्टेनियस एमिशन जो होती है ना, स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो फोटान निकलते हैं वो हर डायरेक्शन में निकलते हैं, रैंडमली निकलते हैं, हर डायरेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन में फोटान होते हैं, वो जिस डायरेक्शन में ट्रिगरिंग फोटान जा रहा होता है, वो सारे फोटान भी उसी डायरेक्शन में निकलते हैं। तो इस तरह से वो सारे फोटान जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, और वो सारे फोटान, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका वेवलेंथ बराबर है, तो वो फिर इंटरफियर कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, और हमारे पास इंटेंस मोनोक्रोमैटिक और यूनिडायरेक्शनल, इसी तरह से कोहेरेंट बीम, जो जिसको हम लेज़र कहते हैं, वो हासिल हो जाती है। तो इसके लिए अभी मज़ीद भी थोड़ी सी बात है, प्रैक्टिकल केस में जब हम इस चीज़ को अचीव करते हैं, तो हमें देखना ये होता है कि जो एमिटेड फोटॉन्स होते हैं, ये प्रोसेस चूँकि एक ही दफ़ा नहीं करना होता, तो जितनी देर हमने उस लेज़र डिवाइस को चलाना होता है, उतनी देर हमारे पास ये प्रोसेस चलते रहना चाहिए। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए जो एमिटेड फोटॉन्स होते हैं, उनको हम एक ऐसी असेंबली में बंद करके रखते हैं, एक असेंबली में कन्फाइन करते हैं, जो इतनी लंबी होती है कि वो फोटॉन्स जो एक एटम से फोटॉन को ट्रिगर करवा के हमने उनको डी एक्साइट करवाया, स्टिमुलेटेड एमिशन करवाई, वो फर्दर भी स्टिमुलेटेड एमिशन कर सकें मज़ीद जो एक्साइटेड एटम्स हैं उनमें भी। और इसके लिए फिर क्या होता है कि जो ट्यूब, जो असेंबली बनाई जाती है, उसके एंड्स पर मिरर्स लगा दिए जाते हैं, और एक साइड पर टोटली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, जिसमें से लाइट बाहर नहीं जा सकती। उसमें फोटान जैसे ही जाएगा, वहाँ से टकरा के वापस आ जाएगा उसी ट्यूब के अंदर, तो वो फोटान उसके अंदर ही रहेंगे। वो फोटान फर्दर एक्साइटेशन भी करेंगे, फर्दर स्टिमुलेटेड एमिशन भी करेंगे, और इसी तरह से दूसरी साइड पर पार्शली ट्रांसपेरेंट एक मिरर लगा होगा, पार्शली सिल्वर्ड मिरर है, जो पार्शली ट्रांसपेरेंट होगा, जिसमें से मतलब ये है कि जिसमें से कुछ फोटान वापस रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, और कुछ उसमें से ट्रांसमिट कर जाएंगे। जो ट्रांसमिट करेंगे वो लेज़र बीम बना रहे होंगे, और जो वापस हो रहे होंगे वो फर्दर फिर एमिशन भी करेंगे, फर्दर एक्साइटेशंस भी कर रहे होंगे। तो इस तरह से स्टिमुलेटेड एमिशन का अमल रिग्रेसली अंदर होगा, एक पूरा अफरा तफरी का सामान अंदर बन जाएगा, और ऑल ऑफ अ सडन बहुत कम टाइम में इतनी ज़्यादा एक्सीटेशंस होंगी, इतनी ज़्यादा स्टिमुलेटेड एमिशंस होंगी कि उसके नतीजे में जो फोटॉन्स की तादाद है वो बहुत बड़ी होगी। मतलब ये कि वो सारे मिलकर फिर एक स्ट्रॉन्ग किस्म की लेज़र बीम बना देंगे। तो लास्ट पर हम इस पर एक कमेंट करेंगे कि as the photon move back and forth between the mirrors, they continue to stimulate other excited atoms to emit the photons. As the process continues, the number of photons multiply, and the resulting radiation is much more intense and coherent than light from ordinary source, और इस तरह से लेज़र बीम हमें अचीव हो जाएगी। थैंक यू।